हेलो। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ बजट 2025-26। अब सबको पता है कि अभी हाल में ही 1 फरवरी को हर साल बजट पेश होता है। जितने भी ईयर चलते हैं सब में आता है। तो इस बार 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो बनते हैं, हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा, आप ग्रुप डी का दे रहे हो या यूपीपीएससी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, हर जगह पे इसके क्वेश्चन आपसे को मिलते ही मिलते हैं। हम आज बात करेंगे बजट में ऐसा क्या क्या पेश किया गया जो हमारे लिए लाभदायक है, या ये कह सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बजट सत्र से। बजट सत्र हमारा था 2025-26। पेश करने वाले थे हमारे वित्त मंत्री, या ये कह सकते हैं जो मिनिस्टर थे वो थी निर्मला सीतारमण जी। ठीक, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया। देखो, यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होने शुरू हो जाते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 को पेश करने वाली कौन थे, केंद्रीय मंत्री उस समय कौन था जिन्होंने बजट को पेश किया था सबके आगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उनका कौन सा बजट था, ये भी हो सकता है। उसके बाद था बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, या क्या योजनाएं चालू की गई हैं, या बजट का थीम क्या थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि बजट की थीम क्या थी 2025-26 की, या कि उन बजट पेश करने के पहले जो उन्होंने वर्ड यूज किए थे वो कहाँ से यूज किए गए थे। तो उसी में हम आपको शुरू से बता रहे हैं। सबसे पहला आता है कि हमारा बजट कब पेश किया जाता है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बजट पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट पेश करती हैं। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये हमारी वित्त मंत्री हैं करंट में। ठीक, और अब हम बात करते हैं बजट को पेश। जब बजट पेश किया गया था तो सीतारमण जी बजट पेश करने के पहले कुछ वाक्य बोले थे। तो आपके क्वेश्चन वहां से भी हो सकते हैं, वो वाक्य कहां से लिए गए थे और किसने लिखा था। वाक्य क्या था? वाक्य हमारा था, कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं, उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि उस देश उसके लोगों से है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हो ये पता नहीं क्या लिख दिए सर। देखो, ये जो वाक्य है, जब निर्मला सीतारमण जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब बजट को पेश करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने इस को यूज किया था, कोटेशन को, जिसमें उन्होंने कहा कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। कहने का मतलब तात्पर्य यह था उनका कि देश की मिट्टी तो अपनी सर्वोपरि होती है, लेकिन देश की मिट्टी तभी है जब वहां पे लोग हैं। अगर कोई जनसंख्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मिट्टी के होने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने इस वाक्य को बोला, कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। अब यहां पे पूछ लिया जाएगा ये वाक्य कहां से लिया गया है, किसने इसको लिखा था। देखो, ये वाक्य लिया गया है हमारे तेलुगु कवि श्री गुराजादा अप्पाराव। ये एक तेलुगु कवि भी हैं, इनको आप नाटककार भी कह सकते हैं। ये तेलुगु कवि के साथ साथ नाटककार और वहाँ के कवि कहे। इन्होंने एक कथन लिखा था कि कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से कही जाती है। उसी को इन्होंने उठाया था। कहाँ से उठाया था? श्री गुरजादा अप्पा राव जी के एक कहानी से। ठीक है,
तो इससे उठाया गया। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बजट सत्र के दौरान जब उन्होंने बजट पेश करने की स्टार्टिंग की, उस समय उन्होंने जो कथन यूज किया था, कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है, वो कथन किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था गुरजादा अप्पा राव जी के द्वारा, जो एक तेलुगु कवि और नाटककार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिखते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एक बेसिक का क्वेश्चन कि अभी तक का सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला कौन सा मंत्री है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया। अगर आप देखोगे तो हमारे कौन से हैं? गुलजारी लाल नंदा, नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो नहीं है। मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 टाइम्स मतलब 10 बार अभी तक बजट को पेश किया है संसद में, सबसे हाईएस्ट। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया बजट। अब क्वेश्चन आपका ये पुटअप हो जाएगा कि लगातार सबसे ज़्यादा बार किसने बजट को पेश किया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में अंतर, लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट को किसने पेश किया। ठीक है, तो इसमें आपकी आ जाएंगी कौन सा मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, क्वेश्चन आपके दोनों आ सकते हैं। एक सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, वो आपके मोरारी जी देसाई हैं। सबसे ज्यादा बार लगातार बजट पेश करने वाला मंत्री कौन सा है, वो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 8वीं बार, अगर आप बात करोगे कौन सा था, तो 8वीं टाइम्स लगातार इन्होंने बजट को पेश किया। ये इनका 8वां बजट था जो इन्होंने संसद में पेश किया है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि पहला क्वेश्चन हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इस 2025-26 के बजट सत्र के दौरान स्टार्टिंग के यूज किए गए कथन किसके द्वारा लिखे गए थे? अप्पा राव जी के द्वारा लिखे गए थे, जो एक तेलुगु कवि हैं। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया, तो सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारी जी देसाई ने पेश किया। लेकिन उसी पे एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा बार लगातार बजट किसने पेश किया, तो वो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके बाद आता है कि किस बजट के दौरान हमारा शेयर मार्केट ओपन था। देखो, अब ये भी क्वेश्चन आपके कॉमन होने लगे हैं कि कौन सा ऐसा बजट था जिसके दौरान हमारा शेयर मार्केट ओपन था, और उस दिन शनिवार था। नॉर्मली शनिवार को हमारा आप जो शेयर मार्केट होता है वो क्लोज्ड होता है, सैटरडे और संडे। लेकिन इस बार 1 फरवरी 2025 को ये ओपन था। क्यों? क्योंकि बजट पेश किया जा रहा था, इसलिए ओपन किया गया। तो इसमें ये भी याद, इसके पहले कितनी बार इस तरह से हो चुका है कि बजट पेश किया गया हो, उस दिन शनिवार हो और शेयर मार्केट ओपन रहा हो। तो इसके अलावा सैटरडे को बजट पेश में हमारा 1 फरवरी 2020, उसके पहले 1 फरवरी 2015। मतलब अभी तक देखो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाएगी कि बजट पेश करने के दौरान ऐसा कौन सा टाइम था जब सैटरडे को भी शेयर मार्केट ओपन था। तो वो अभी तक 3 बार हो चुका है, जिसमें पहली बार 1 फरवरी 2015 को सैटरडे था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट ओपन था। दूसरी बार 1 फरवरी 2020 को हुआ, इस दिन भी शनिवार था, इस दिन भी शेयर मार्केट को ओपन किया गया। और तीसरी बार अगेन 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, जिसमें हमारा शेयर मार्केट ओपन था। ये तो कुछ इसके कॉमन बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे पहली बार बजट किसने पेश किया था। इंडिया में पहला बजट
किस इंडियन के द्वारा पेश किया गया था, वो सब आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे, वो बेसिक नॉलेज है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं करंट की। अब इसके बाद आता है कि इस बार की बजट का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है और उसका टोटल टैक्स रिसीव क्या है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ठीक है, कि तो आप इस बार टोटल व्यय कितना है, कुल व्यय, एक्सपेंडिचर की हिंदी व्यय होती है। और दूसरा हमारा आ जाएगा कुल प्राप्तियां क्या है, टोटल रिसिप्ट। दो चीजें आती हैं, ये नॉर्मली आपको याद रखने वाली चीजें हैं। ये कभी कभी पूछ कि 2025-26 के सत्र में सरकार ने कितना व्यय दिखाया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये हमारा 50.65 लाख करोड़ रुपए है जो सरकार व्यय करेगी। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल व्यय है। टोटल रिसीप्ट जो है, रिसीव कितना कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं 34.96 लाख करोड़। ये हमारा रिसीप्ट है जो हमें प्राप्त होगा। ये वो है जो उधार को छोड़ के है, ठीक है, जो हमारा उधार होगा या जो भी हम यहाँ कहीं से उधार लेते हैं उसको छोड़ के जो टोटल रिसिप्ट है वो 34.96 लाख करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 50.65 लाख करोड़ है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी, लेकिन लाएगी कहाँ से। टोटल रिसीप्ट तो 34.96 लाख करोड़ का है उधार को छोड़ के। हम बोरो इसमें नहीं काउंट करते हैं कि हम बोरो कहाँ से कितना ले रहे हैं, केवल वो करते हैं जो हम रिसीव करेंगे। तो इसमें हमारा आ जाता है नेट टैक्स रिसीव, कि हम टैक्स से कितना रिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अर्निंग अमाउंट होता है टैक्स, जो हमारे द्वारा पे किया जाता है, लोगों के द्वारा पे किया जाता है, आम जनता के द्वारा। वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट की कमाई होती है। तो इसकी बात करेंगे तो इस बार 28.37 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन होगा। ये टैक्स से रिसीव होने वाला अमाउंट है। इसके बाद कुछ फिस्कल डिफिसिट होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसा लिख दिए, इसका मतलब हुआ राजकोषीय घाटा। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा कितना है, अगर हम बात करेंगे फिजिकल डिफिसिट की, तो ये 4.4% ऑफ जीडीपी है। जीडीपी हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिजिकल डिफिसिट क्या है, 4.4 है। अगर हम ये कहें कि हमारा पुराना फिजिकल डिफिसिट क्या था, ये तो 2025 का है। 2024 का जो फिजिकल डिफिसिट था वो 4.8% ऑफ जीडीपी था। ये भी पूछ लिया जाता है कभी 2024 का राजकोषीय घाटा क्या रहा है, तो वो 4.8% ऑफ जीडीपी है। इस बार का 2025 का 4.4% ऑफ जीडीपी है, ठीक है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कहां से कितना आ रहा है, अगर हम बात करें कुल एक्सपेंडिचर जो है हमारा, कुल व्यय है 54.95 लाख का, ठीक है, 50.65 लाख का। और टोटल जो रिसिप्ट है, जो हम रिसीव करेंगे कहीं से, जो प्राप्त करेंगे मनी, वो हमारा 30.96 लाख करोड़ है, जिसमें से टैक्स कलेक्शन 24 करोड़ के करीब है। और अगर हम टैक्स कलेक्शन के अलावा देखें तो हमारा कहां से मिलता है, सकल बाजार उधार से मिलता है। हिंदी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक बोरोइंग, ग्रॉस डोमेस्टिक बोरो, उधार का मतलब होता है बोरो। तो ये हमारा कितना है बता सकते हो, ये है 114.82 लाख करोड़, ठीक है। ये अमाउंट सारे आप लिखते चलिएगा, याद कर लीजिएगा, अमाउंट बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स एक्सपेंडिचर, ये आएगा, जिसको हम कहते हैं पूंजीगत
व्यय ये 11.2 लाख करोड़ का है एलसी। ठीक है, इन कहाँ पे टू फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का है। तो ये कुछ आपके वो थे कि कितने हमारा खर्च होना है, कितना हमें मिला है, कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, टोटल रिसिप्ट क्या होने वाली है 2025-26 में, टैक्स के कितना कलेक्शन होगा, राजकोषीय घाटा क्या रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में जो उधार है वो कितना रहा है, और पूंजीगत व्यय कितना है। ये पूरी आपकी एक अमाउंट होता है। ये आप 1, 2, 3 बार जब आप देखेंगे कहीं लिखे रहेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसको रटने की कोशिश मत करिएगा कि इसको कैसे रटेंगे, इतना रटेंगे तो भूल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आप कहीं इसको नोट कर लीजिए और उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बराबर देखते रहिए तो अपने आप ये याद हो जाएगा। अब मैं कुछ अमाउंट दे रहा हूं कि किस डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट इस बार सैंक्शन किया गया है। जैसे होता है डिफेंस में कितना दिया गया है, एग्रीकल्चर को कितना दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या दिया गया है। तो इस तरह से जिस डिपार्टमेंट को जितना मिला है मैं वो बता दे रहा हूं। ये सारी चीज़ें आप एक जगह लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। डिफेंस सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कहीं पे सैंक्शन किया जाता है वो होता है डिफेंस। कोई भी कंट्री हो, अगर आप डिफेंस की बात करेंगे तो यूएस ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस पे लगाती है। उसके बाद आप देखोगे तो रसिया, चाइना ये आते हैं। इंडिया हमारे चौथे नंबर पे आती है जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है। ठीक है, तो डिफेंस में गवर्नमेंट ने कितना दिया है, 4,91,732 करोड़। इट मीन्स 4,91,732 रुपया, 4,91,732 करोड़ दिए गए हैं डिफेंस के लिए, जिसमें डिफेंस यूज किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है रूरल डेवलपमेंट, 2,66,817 CR दिया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं उसको डेवलप करने के लिए। अब उसमें किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, ये कंपल्सन नहीं है किसी के लिए इशू किया गया हो। ये दे दिया गया कि हम ग्रामीण एरिया के लिए, जो शहरी क्षेत्र नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने 2,66,817 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है, जो वहाँ पे जैसे जैसे काम होता जाएगा उस तरह से पैसा वहाँ पे जाता रहेगा। इसके बाद हमारा आता है होम अफेयर्स, 2,32,211 करोड़ रुपए होम अफेयर्स को दिए गए हैं। फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, इसको दिया गया है 1,71,413 करोड़। ठीक है, सही से लिख दे रहा हूं, 1,71,413 करोड़ जो एग्रीकल्चर को दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं घटते ऑर्डर में चल रहा हूं। सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, डिफेंस को दिया गया है। उसके बाद दिया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 करीब। फिर होम अफेयर्स को दिया गया है 2,32,000। उसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अदर एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए 1,71,413 करोड़ रुपए इस 2025 और 26 के बजट में आपका रखा गया है। फिर हमारा आता है एजुकेशन सेक्टर, ये भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी देश की। अगर एजुकेशन देश में नहीं है तो वो कभी भी डेवलप्ड नहीं कर सकता है। तो एजुकेशन सेक्टर में दिया गया है 1,28,630 करोड़। ठीक है, एजुकेशन के बाद हम आते हैं हेल्थ पे, मतलब स्वास्थ्य की जो बात की जाती है तो वहाँ पे 98,311 करोड़ दिया गया है। और इस बार इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर पे जोर दिया गया है। ये याद रखिएगा, कैंसर के 4 नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे। कैंसर से रिलेटेड दवाओं को सस्ता किया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, तो दवाओं में इस बार काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। और गवर्नमेंट में ज़्यादातर ध्यान दिया है कि मेक इन इंडिया हो। अभी तक आप देख रहे थे मेड इन इंडिया, लेकिन अब हो रहा मेक इन इंडिया। हम उसको बनाएंगे भी, यूज भी करेंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे भी। इसी बेस पे आप इसको जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें इस बार 4 पिलर रखे गए हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर पहले नंबर पे रखा गया है।
क्योंकि उन्होंने किसानों पे ज़्यादा फोकस किया है। किसान डेवलप्ड होंगे तो अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर में भी उनका टारगेट है 2.7 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिले और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट टेक्नोलॉजी यूज की जाए और उसके बेस पे खेती की जाए, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाए और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। हेल्थ के बाद हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अर्बन डेवलपमेंट को 96,777 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखो ये आपका क्या था, रूरल था, ग्रामीण था, ये क्या है, शहरी विकास के लिए। ठीक है, दोनों को लिया गया है। ग्रामीण पे ज़्यादा जोर दिया गया है, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन शहरी को थोड़ा कम दिया, क्योंकि शहर ज़्यादातर डेवलप्ड है, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गांव को क्या है, पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,777 करोड़ सैंक्शन किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अलावा। इसके बाद हमारा आ जाएगा आईटी एंड टेलीकॉम। ये भी आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। 95,293 करोड़ इसको दिया गया है आईटी सेक्टर को। ठीक, आईटी सेक्टर के बाद हमारा एनर्जी आएगी। हम देखते हैं एनर्जी की नीड आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, विलेज हो या आपका अर्बन एरिया हो, हर जगह आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। घर में हर एक चीज़ एनर्जी से ही चल रही है, ऊर्जा से ही। इलेक्ट्रिसिटी आती है तभी हम मोबाइल चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, फ्रिज, एसी, कूलर जो भी काम कर रहे हैं, समरसेबल सब। तो एनर्जी के क्षेत्र में 81,174 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद आपका, ये मैं अब साफ कर दे रहा हूं, ऊपर लिख लीजिएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए 65,553 करोड़ दिए गए हैं। फिर हमारा आता है सोशल वेलफेयर, ये भी जरूरी होता है। 60,052 रुपए इसको दिए, सैंक्शन हुए हैं। साइंटिफिक डिपार्टमेंट 55,679 करोड़। देखिए ये तो है आपके कितने अमाउंट कहाँ पे सेक्शन हुए हैं, ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा और बराबर याद करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितना सेंक्शन किया गया है रुपया, और ऑप्शन दे देते हैं 4 आपको, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ज़्यादातर इन्हीं पे फोकस, इसी से क्वेश्चन उठेंगे जो दिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले डिफेंस था, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट था, उसके बाद आपका होम अफेयर्स था, फिर आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड है, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल 65,553, सोशल वेलफेयर 60,000 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट 55,000 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट होता है जैसे हमारा इसरो हो गया, बार्क हो गया, या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आईआईटीज एनआईटीज में हम जो डेवलप करने वाले हैं। जैसे अब आपने सुना था कि 5 नई आईआईटीज खुली हैं, तो इस बार उसमें भी उन्होंने दिया है कि जो 5 नई आईआईटी हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाए और वहाँ पे लगभग 6,000 इंजीनियर और निकाले जाएँ पढ़ने के लिए। तो इतना स्पेस किया जाए कि जो इंजीनियर हो रहे हैं उसमें 6,000 की वृद्धि की जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। साथ ही साथ काफ़ी स्कीमें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लक्ष्य, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं थीम। इस बार की थीम क्या थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। थीम क्या होती है, जैसे आप सोचते हो मेक इन इंडिया आ गया था, मेक इन इंडिया भी आया था। ठीक है, तो उस तरह से इस बार का थीम क्या था, बता सकते हो कोई? क्यों? क्योंकि अगर थीम ज़्यादातर पूछा जाता है तो इस बार का थीम है हमारा सबका विकास।
ये ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। केवल सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास, या सबका विकास सबका साथ नहीं है जो अभी तक लोगो चला रहा है। सबका साथ सबका विकास इस बार के बजट की का थीम केवल सबका विकास है। लक्ष्य जो रखा गया है वो सबका विकास ही रखा गया, उसके अलावा कोई भी थीम नहीं रखी गई थी। तो हमारी थीम क्या है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की? सबका विकास, कि हम सबका विकास देखेंगे, किसी पर्टिकुलर एक का विकास नहीं देखेंगे। ठीक है, ये तो थीम थी। इसके बाद इस बार के 4 पिलर थे। पिलर का मास समझते होंगे, बेस, जिस पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट टिकी होती है। तो ये 4 पिलर जो इस बार बजट के रखे गए थे, उसी तरह बजट के भी कुछ पिलर्स होते हैं। तो इस बार बजट के 4 पिलर रखे गए हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला पिलर जो था एग्रीकल्चर है। सबसे पहला पिलर एग्रीकल्चर को पहले नंबर पे प्राथमिकता दी गई है। एग्रीकल्चर के बाद हमारा MSME है। MSME के बाद इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा पिलर हमारा है एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो पिलर से कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम किस पे फोकस ज़्यादा करेंगे, कि उस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको हम अगर इंक्रीज करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप इंक्रीज होंगी। जैसे एग्रीकल्चर है, सबको पता है इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी होती है। धीरे धीरे ये कम हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है लोगों की। और ये भी पता है कि अपने देश में सबसे ज़्यादा खराब हालत किसानों की ही है, ये भी सबको फैक्ट है, पता है। तो इसलिए इन्होंने इस बार एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि एग्रीकल्चर में हम नई नई योजनाएं लाएंगे, किसानों के लिए हम प्रोग्राम्स लाएंगे, और उनकी खेती की जो ज़मीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उन पे भी ध्यान देंगे। उसके बाद MSME है। MSME क्या होता है? स्मॉल प्रोडक्ट, जैसे आप छोटे छोटी इकाइयाँ होती हैं। अभी तक क्या था इसमें, जो MSME में था 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ था, तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट है कि कहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। तो जब एक्सपोर्ट पे हम फोकस करेंगे तो चीज़ों को हम यहीं पे बनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट को बहुत पहले ध्यान देना चाहिए। इस बार गवर्नमेंट ने बच्चों के टॉयज़ के लिए योजना लाई है कि हम यहीं पे टॉयज़ बनाएंगे, यहीं पे बेचेंगे, और साथ ही साथ बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉयज़ का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, जिसमें पूरा का पूरा टॉय चाइना से आ रहा है। तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट को बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन लेट ध्यान दिया है। तो इस बार उन्होंने इस स्कीम को भी शामिल किया है बच्चों के टॉयज़ के लिए, कि सारे के सारे टॉयज़ इंडिया में ही बनाए जाएं, सस्ते दामों में बनाया जाए, और उसी को बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये आपके 4 पिलर हैं, लिख लिए होंगे आप। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, हम बात करेंगे एक एक पिलर की। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में हमारा क्या क्या इस बार लाया जाएगा, कि गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या चीज़ें लॉन्च करेगी एग्रीकल्चर में। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, जो पहला इसमें योजना लाई जाएगी वो है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इंग्लिश में भी यही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना, लिख लेना जिसको इंग्लिश में लिखना हो। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर धन धान्य एग्रीकल्चर स्कीम, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई जाएगी, जिसमें कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम होगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो कृषि वाले जिले हैं, मतलब हर एक स्टेट में ज़्यादातर जिले ऐसे होते हैं जो कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हम लाएंगे, जिसमें उन जिलों पे फोकस किया जाएगा जो कृषि पे डिपेंडेंसी होती है, और स्टार्टिंग में वो उन जिलों में फोकस किया जाएगा जो कृषि के ऊपर डिपेंड है। और ये किसके साथ लॉन्च होगा, लॉन्च विथ
पार्टनरशिप स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जितने भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके हम इस योजना को लॉन्च करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं लगाएगी तब तक ये योजनाएं सुचारू रूप से नहीं रन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट से हमें बात करनी होगी, उनसे डाटा लेना होगा कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन सा जिला पिछड़ा हुआ है, कहाँ पे कृषि पे पूरी डिपेंडेंसी है। तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि हम एक योजना ले आएंगे, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप के साथ ले आएंगे। किसके लिए? जो वहाँ के उस स्टेट के जिले होंगे जो कृषि पे डिपेंडेंसी होगी उसके विकास के लिए ले आएंगे। और इसमें जो सबसे पहले कवर किया जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाने की योजना है कि सबसे पहले इंडिया के हम 100 डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे और उन पे ये कार्यक्रम लागू करेंगे और उसको डेवलप करेंगे, जिसके अंतर्गत 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अंतर्गत ये किसान लाभ पाएंगे। जो टारगेट रखा गया, अचीव क्या करते हैं वो अलग चीज होती है, गवर्नमेंट टारगेट क्या रखती है ये अलग होता है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर के बजट आते हैं, हर एक गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है, हम इतना काम करेंगे। अब वो डिपेंड करता है उसमें से वो कितना कंप्लीट कर पाते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि किस बेस पे काम चल रहा है, कितना सपोर्टिव है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो पहली योजना इनकी है कृषि धन धान्य, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। किसके लिए है? किसानों के लाभ के लिए है, जिसमें आपका क्या होगा, उन कृषि जिलों को उठाया जाएगा जहां पे पूरी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में लॉन्च होगी और शुरुआत में 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके एडवांटेज क्या होंगे या इसका एम क्या है? इसके एम की अगर आप बात करोगे, ये लिख दे रहा हूं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आप सपोज कर लो धान है, किसी जिले में 100 कुंटल धान हो रहा है, 100 टन धान हो रहा है, हम चाहते हैं और हो, तो उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बातें होंगी। कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, नए बीज कौन से लाया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। एडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिया जाएगा कि हम जो क्रॉप बीज लेते हैं, कभी कभी क्या होता है हम बहुत अच्छे से खेती करते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का बीज ना होने की वजह से हमारा जो लागत आता है वो ज़्यादा रहता है, बचत कम होती है। तो उस पे भी होगी कि हम कौन से बीज यूज करें, कहाँ पे, कहाँ की ज़मीन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग बीज यूज करेंगे। साथ ही साथ हार्वेस्टिंग के भैया आएगा, सिंचाई का भी इसमें काम देखा जाएगा, सिंचाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी काम होगा, इरिगेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, किसानों को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए ऋण भी दिया जाएगा। ऋण का मतलब होता है लोन, जैसे आप सुनते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड पे अभी तक गवर्नमेंट कितना लोन दे रही थी? अगर आप देखोगे केसीसी पे अभी तक 3 लाख का लोन किसान ले सकते थे, इसको बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये भी अभी आगे पढ़ाने वाला था लेकिन अभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो पहली योजना क्या है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है। इसके बाद जो दूसरा आया था वो आत्मनिर्भरता दलहन पे है। दलहन, आत्मनिर्भर दलहन के लिए मतलब हम दलहन पे आत्मनिर्भर। अगर हम बात करें दलहन की, दलहन के अंतर्गत दालें आती हैं, जैसे हमारी तूर की दाल हो गई, उड़द है, मूंग है। तो इस टाइप की जितनी भी दालें आती हैं ये ज़्यादातर निर्यात की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी उपज नहीं है कि इसका पूरा हम पहुँचा सकें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर में दूसरे स्कीम में लाया है कि आत्मनिर्भर, हम दलहन पर आत्मनिर्भर हो जाए, दलहन में आत्मनिर्भरता लाएंगे। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, दलहन में आत्मनिर्भरता, जिसमें 5 दालों को इन्होंने रखा है प्रायोरिटी में। उसमें भी जो फोकस है वो तूर के दाल पे है, उड़द और मूंग, इन्हीं 3 दालों पे फोकस है कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए और इन पे जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इस पे हम आत्मनिर्भर नहीं, ज़्यादातर बाहर से आ रहा है। तो इसीलिए रखा गया है, इस मिशन को 6 ईयर के लिए रखा गया है।
6 साल का टाइम दिया गया है कि 6 साल में इसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारा दूसरा था दलहन में आत्मनिर्भरता। ये 6 साल का मिशन है, गवर्नमेंट ने इसमें 6 साल टाइम दिया है कि 6 साल के अंदर हम दलहन पे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो हम खुद ही उपज उपजाएंगे और खुद अपना यूज करेंगे, किसी देश पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद है मखाना बोर्ड। इस बार ये भी सुन रहे हो कि बिहार वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, बिहार वालों के लिए बहुत से प्रोग्राम आए हैं। तो मखाना बोर्ड नॉर्मली बिहार के लिए ही है, नॉर्मली। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया का मखाना जो सप्लाई होती है उसमें 90% भागीदारी बिहार की है। नहीं समझे? मतलब अगर 100 किलो मखाना पूरे देश में रोटेट कर रहा तो उसमें से 90 किलो मखाना बिहार उत्पन्न कर रहा है, बिहार से उगाया जा रहा है। तो इसीलिए ये कहा गया कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा ताकि मखाने पे भी आत्मनिर्भरता बढ़े और इसको हम बाहर भी भेज सकें। ठीक है, तो मखाने तो किसके लिए है? ये बिहार के लिए नॉर्मली, कि बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें उसका प्रोडक्शन और उसकी नए नए कृत्रिम बीज और साथ ही साथ किस लेवल पे उसको उपजाऊ किया जा सके और उसमें भी टेक्नोलॉजी लाई जा सके। क्योंकि अभी तक बिहार में क्या है, आप ज़्यादातर देखेंगे बिहार में गरीब लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, वो मखाना को उगाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज ना करके वो नॉर्मल तरीके से उस मखाने को बनाते हैं। उसकी जो भुनाई होती है, उसको जो मखाने को के ऊपर के छिलके हटाए जाते हैं, अलग किया जाता है, वो सारा प्रोसेस लेंदी होता है और उसमें टाइम बहुत लगता है। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सके इससे और गवर्नमेंट को भी इससे प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद है चौथा आया था नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड। ठीक है, इसका मतलब हुआ उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, कि जो हमारे बीज हैं उच्च उपज के चाहिए। देखो वही चीज आ रही है, क्रॉप की बात की जा रही है। जो हमारे क्रॉप हैं, जो बीज हम बोते हैं खेतों में, जैसे आलू लगाया जाता है, तूर हम बोएंगे, चने का बीज हो गया, तो उस पे भी क्या किया जाएगा, उस पे भी एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा हाई यील्डिंग के लिए, कि उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाए, दूर दूर तक किसानों तक उच्च उपज वाले बीजों को पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो उपज है वो बढ़ सके। जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में हम मोर देन 100 सीड्स पे काम करेंगे। मतलब बीज की 100 वेराइटियों पे गवर्नमेंट काम करने वाली है। हालांकि एक साथ पूरा काम नहीं होता, इसलिए वो टारगेट रखते हैं। तो उन्होंने क्या टारगेट रखा, 100 का, कि हम 100 बीजों पे काम करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, उच्च क्वालिटी के बीज में इनको बनाएंगे ताकि इससे उपज ज़्यादा हो सके।